खुशी मदनो चल हमा जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी वोट कर रहे हैं पीपल्स अपने लिए, अपने हक के लिए कर रहे हैं वोट, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है, आने वाला फ्यूचर जो है वो बेटर हो। यहाँ का जो पढ़ा लिखा PhD वाला वो भी बेरोजगार है और वो भी आजकल मजदूरी के लिए ही अब कोशिश कर रहा है। कोई भी जीते, हम चाहते हैं यहाँ पे मतलब काम हो, लोगों के जो मुश्किलात है वो दूर हो। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। धारा 370 को हटाने के बाद यहाँ पथराबाजी की घटनाओं को खत्म किया, यहाँ आतंकवाद अलगाववाद को कुचलने का काम किया। यहाँ की जनता में खुशी है, तभी तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ आकर बर्फ के गोलों के साथ खेल सकते हैं। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष का केंद्र जम्मू कश्मीर रहा है। वो जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा भी। अपने 25 संकल्पों का घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा है और बीजेपी के एजेंडे में अब जम्मू कश्मीर का विकास है। जम्मू में जिस मंच से बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी किया गया, वहां पार्टी ने शांति, स्थिरता और विकास का नारा लिख रखा था और इस नारे का दूसरा हिस्सा था जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। इसी विश्वास के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अनुच्छेद 370 को अब उनकी पार्टी कभी वापस आने नहीं देगी। एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस से 2 सवाल भी पूछे। पहला सवाल, क्या वो देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के एजेंडे से सहमत है? और दूसरा सवाल, क्या वो 370 की वापसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख से सहमत हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र में 25 संकल्प शामिल हैं। संकल्प पत्र में अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन का मुफ्त आवंटन, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को 3 गुना बढ़ाना, हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण, बिजली और पानी समेत सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास और राज्य को टेररिस्ट हॉटस्पॉट से टूरिस्ट स्पॉट बनाने का संकल्प शामिल है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं।
ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र परिवारवाद का शिकार हो गया था। पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। न पंचायत चुनाव होते थे, न तहसील पंचायतें बनती थी, न जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहाँ लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं का खासा ख्याल रखा गया है। पार्टी ने कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से 5 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे। जेकेपीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं को सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही 2 सालों के लिए 10,000 रुपए तक की कोचिंग फीस भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में पगड़ी को लेकर पारंपरिक रूप से सम्मान का प्रतीक माना जाता है। देश के कुछ हिस्सों में और कश्मीर में यही बात टोपी के लिए भी कही जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी टोपी उतारकर या पगड़ी उतारकर बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सामने वाले को पूरा सम्मान देकर विनम्रता पूर्वक कोई गुजारिश कर रहा है। और यही बात आज गांदरबल में दिखी जब उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी उतारकर लोगों को संबोधित किया, तो वही विनम्रता भी दिखाई दी और वही गुजारिश भी दिखाई दी। दरअसल गांदरबल अब्दुल्ला परिवार की पारंपरिक सीट है, लेकिन इस बार कांग्रेस और एनसी के लिए यहां पर रास्ते आसान नहीं दिखाई दे रहे। ये रिपोर्ट देखिए। नाना करते हुए उमर अब्दुल्ला ने हां कर दी और चुनाव मैदान में उतरे तो 2-2 सीटों से पर्चा भर दिया। उमर ने गुरुवार को बड़गाम से पर्चा भरा। इससे पहले गांदरबल से उम्मीदवारी दाखिल कर चुके हैं। हमने ये लड़ाई लड़नी है कि हमारी जो खोई हुई इज्जत, हमारा जो छीना हुआ वकार, हमारी जो पहचान है, उसको हमने दिल्ली से लड़ झगड़ के दोबारा वापस हासिल करना है। और इसमें रुकावटें आएंगी। दिल्ली की तरफ से हमारी आवाज को कमजोर करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। इस इलेक्शन में हम अपनी आवाज को कमजोर होने नहीं देंगे। दिलचस्प ये है कि आतंकी सर्जन बरकती ने उमर के खिलाफ दोनों सीटों से पर्चा भर दिया है। हालांकि इसके पहले शोपियां से उसका पर्चा खारिज हो चुका है। सब लोगों को पता है, हमने विच कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म भर दिया, उन्होंने किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। अब हमने दोबारा कोशिश किया, उधर गांदरबल से ब्यूरो से दोबारा भरने, आज ही भरना है। दोनों जगह है। उम्मीद है पूरा है, वो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगी। सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती उर्फ आज़ादी चाचा 2016 में तब सुर्खियों में आया था जब 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को मार गिराया था। उस दौरान बरकती के भड़काऊ भाषणों ने युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया था। बरकती इस समय जेल में बंद है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो वैसे गांदरबल विधानसभा सीट पर उमर अब्दुल्ला के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। इस सीट के लिए कुल 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें से 4 उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को कांटे की टक्कर दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि यहां उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनावी मैदान में बरकती की दावेदारी बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार के लिए गांदरबल एक जमी जमाई जमीन है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बशीर अहमद मीर और J&K यूनाइटेड मूवमेंट से अलग होकर निर्दलीय ताल ठोक रहे इशफाक जब्बार गांदरबल में मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं।
वैसे उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट पर इंजीनियर राशिद से हारने के बाद खुद कहा था कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच गांदरबल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पार्टी लाइन से हटकर निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दिया है। ये भी उमर अब्दुल्ला के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस के गांदरबल जिला अध्यक्ष साहिल फारूक का आरोप है कि बाहरी लोगों को एडजस्ट करने के लिए हमेशा गांदरबल हितों का बलिदान कर दिया जाता है। अगर साहिल अकेले ऐसे बागी होते हैं तो कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि सवाल गठबंधन का है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों ने 2 सीटें पैंथर्स पार्टी और सीपीएम के लिए भी छोड़ रखी है। गठबंधन के दोनों सहयोगी दल जम्मू के नगरोटा, डोडा, भद्रवा और बनिहाल, इसके साथ साथ घाटी के सोपोर यानी 5 सीटों पर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं। यानी एनसी और कांग्रेस यहां दोस्ताना मुकाबला करेंगे। गठबंधन का नतीजा क्या होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला खुद कई बार कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार आपको दिखाएंगे और ले चलेंगे लोगों के बीच, जानेंगे उनके मन की बात। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और यही लचीलापन लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बार वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। एक ही नहीं बल्कि 2-2 विधानसभा सीटों से चुनाव मैदान में है। तो ये हुई ना लोकतंत्र की ताकत। और यही नहीं, मुख्य धारा के दल ही नहीं बल्कि छोटे छोटे ऐसे तमाम दल जिन्होंने वर्षों से लोकतंत्र की इस पर्व से दूरी बना रखी थी और चुनाव से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने भी चुनाव में हिस्सा लिया है। और इन सब से बढ़कर आम जनता क्या सोचती है दिखाएंगे आपको, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई तब 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। तभी ये सवाल उठा कि यह कदम लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाएगा। जवाब सामने है। अब जबकि चुनाव होने जा रहे हैं, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए आम कश्मीरी तैयार है। जरा सुनिए क्या कह रही है नए दौर की वो पीढ़ी जो जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट करेगी। जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी वोट कर रहे हैं पीपल्स अपने लिए, अपने हक के लिए कर रहे हैं वोट। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी अभी चाहता हूं कि मैं वोट करूं ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है, आने वाला फ्यूचर जो है वो बेटर हो। नहीं थे और अब जो हमारा स्टेटहुड आ रहा है, अभी मेरे को लगता है जो अभी यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ये फोकस्ड है कि हम फर्स्ट टाइम अब हम स्टेटहुड के लिए लाइक हम वोट दे रहे हैं। हमारा अब स्टेटहुड के लिए जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो हटने वाली है और क्या क्या नया हो सकता है उसके लिए जो प्रोमिसेस आ रहे हैं कौन कौन फुलफिल कर सकता है वो एक्चुअली इशू है। क्योंकि अब लोग सोचते हैं उस बारे में, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ है उन पे भरोसा एक ओल्डर जनरेशन को जो कि अब जा रही है यहाँ से। अब नया यूथ आ रहा है, इनको नए फेसेस चाहिए। तो क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव का एक निर्णायक दौर शुरू हो चुका है? ध्यान देने की बात यह है कि इस बार जमात इस्लामी ने भी अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए 37 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का फैसला किया है और एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा भी की है। जमात ने 1987 में अंतिम बार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद से जमात ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार किया। इस बीच 1989 में राज्य अलगाववादी हिंसा की चपेट में आ गया था। अब की बार जमात ने आधिकारिक तौर पर शोपियां जिले के जैनीपोरा विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार एजाज अहमद मीर को अपना समर्थन दिया है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा शोपियां पहुंची और चुनाव के बारे में जमात इस्लामी से बात की। मुझसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई कि हम ये करने वाले हैं, अदरवाइज मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। फिर हज़ारों की तादाद में मेरे यहाँ लोग आए,
कहाँ पार्टियां सिर्फ मैंडेट देती हैं, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, असल में मैंडेट लोग देते हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप उठिए खड़े हो जाइए, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लीजिए, हम दिखाएंगे कि हम लोग ईमानदारी और वफादारी को कैसे जिताते हैं। तो उन्हीं के लोगों से मशवरा करने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए और मैंने फॉर्म भरा और मैदान में उतर गया। आतंक के दौर में बारूद के धुएं में शोपियां के सेब अपनी चमक खो चुके थे, लेकिन अब दौर बदला है तो उम्मीद भी बंधी है। चुनाव की दस्तक के बीच हमारी सहयोगी नीता शर्मा पहुंची शोपियां के एक सेब बागान में। परेशानी हुई है तब से। अब चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है जो भी जीते, चाहे मतलब कोई भी जीते, हम चाहते हैं यहाँ पे मतलब काम हो, लोगों के जो मुश्किलात है वो दूर हो, हम यही चाहते हैं। इस बार जमात भी जो है वो कंटेस्ट कर रही है और जमात जो है वो मीर साहब को सपोर्ट कर रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जमात इस्लामी ने तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट किया है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर जमात पर पाबंदी हटा जाए और वो खुद इलेक्शन में हिस्सा लें और एक जमहूरी निज़ाम का साथ दे। पिछले जो रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे वो कैंसिल कर दी गई इसी वजह से कि पेपर लीक का होता था मसला। तो इस वजह से अब जो नौजवान है, पढ़ा लिखा हो या जो भी पढ़ रहा हो, उस पर एक बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ता है कि गवर्नमेंट शायद ये जानबूझकर कर रही है। तो यही मुद्दे हैं हमारे इलेक्शन में और हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, फिर चाहे कोई भी चुन के आए, वो इन पर ज़्यादा फोकस करें। वोट पर्व की यही तो खासियत है, उलाहने हैं, उम्मीद है, शिकायत है, कुल मिलाकर लोकतंत्र आबाद है।